व्हाट इज मीन बाय पेडिग्री एनालिसिस? इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? Here, what is the definition of pedigree analysis? Okay, then what is the significance of pedigree analysis? Then what are the different signs? Okay, significance. Then what are the different signs used for studying? Signs means notation. Okay, different signs और symbols जो use किए जाते हैं pedigree analysis पे, उनका मीनिंग क्या होता है उसे डिस्कस करना है. And what are the limitations? Limitations क्या होते हैं? Okay, limitations क्या होते हैं? इस ह्यूमन बींग्स में कोई डिसऑर्डर अगर स्टडी करनी है या फिर किसी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस अगर स्टडी करना है, किसी भी जीन का इनहेरिटेंस स्टडी करना है, तो उसके लिए क्या लिमिटेशंस है? ठीक है. देन तो इन सभी को हमें डिस्कस करना है. तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेडिग्री एनालिसिस? राइट डाउन. पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? यस, पेडिग्री एनालिसिस is the study of inheritance. It is the study of inheritance. It is the study of inheritance of genetic disorders. Genetic disorder in particular family. In particular family. Okay. तो पेडिग्री एनालिसिस ये क्या होता है कि किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर का एनालिसिस करना होता है किसी पर्टिकुलर फैमिली में. ठीक है. या फिर फ्यूचर में ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने की कितनी संभावना है, ये भी हम एनालिसिस कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस के जरिए. What is पेडिग्री एनालिसिस? It is the analysis of different genetic disorder found in particular family. अगर किसी फैमिली में अगर किसी फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगी तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहाँ से आई? कहाँ से उस जेनेटिक डिसऑर्डर का स्टार्टिंग हुआ? और अभी जिस जनरेशन में है, अगली नेक्स्ट जनरेशन में उसकी ट्रांसफर की, उसके इनहेरिटेंस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होगी? ये सारी एनालिसिस इस पेडिग्री में की जाती है. इसी को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं. ठीक है. तो इस पेडिग्री एनालिसिस के लिए सीयर जैसे कि आपने डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर स्टडी किए. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया. जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया और भी फेनिलकेटोन्यूरिया, अल्बैक्टोन्यूरिया, ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हमने स्टडी किए. इसके अलावा सेक्स लिंक डिसऑर्डर, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर हमने स्टडी किए परसों के दिन. दैट इज हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. उसी तरह से ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होते हैं. इसी तरह से एक्स लिंक डोमिनेंट भी डिसऑर्डर होते हैं. तो ये जो डिफरेंट डिसऑर्डर है वो उनका इनहेरिटेंस पर्टिकुलर फैमिली में स्टडी करना, ये इसी को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ ट्री चार्ट वगैरह. ठीक है. फैमिली का चार्ट बनाया जाता है और उससे स्टडी की जाती है. ठीक है. क्लियर. तो इसके लिए जेनेटिक्स लगते हैं. जो जेनेटिक्स की स्टडी करता है उन्हें जेनेटिक्स कहेंगे. तो ऐसे जेनेटिक्स जो है ह्यूमन जेनेटिक्स, यूजेनिक्स, तो ऐसे इंसान जो है वो पेडिग्री एनालिसिस करते हैं. डॉक्टर भी कर सकते हैं. जिन्हें बेसिक ज्ञान होता है जेनेटिक्स का वो लोग स्टडी कर सकते हैं. आप लोगों को अभी जेनेटिक्स का बेसिक जो चीजें हैं वो पता है. ठीक है. और उसमें थोड़ा सा एडवांस होने के बाद आप खुद अपने फैमिली के किसी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसे आप पहचान सकते हो और स्टडी भी कर सकते हो. ठीक है. तो ये है पेडिग्री एनालिसिस की डेफिनेशन. ठीक है. सो व्हाट आर द लिमिटेशन टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न इन ह्यूमन? हम अगर किसी एनिमल्स में या प्लांट्स में कोई डिसऑर्डर है तो उसे हम स्टडी कर सकते हैं. हम उसकी स्टडी कर सकते हैं. क्यों? बाय वी कैन परफॉर्म द सिलेक्शन ब्रीडिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम प्लांट और एनिमल में सिलेक्शन ब्रीडिंग कर सकते हैं. उनके पेरेंट्स कौन से होने चाहिए सिलेक्शन के लिए, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं. F1 जनरेशन की हम जो है टेस्ट क्रॉस कर पता कर सकते हैं कि F1 जनरेशन जो है वो कैसी है, वो हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है या किसी भी तरह की, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं? सिलेक्शनल ब्रीडिंग. क्या कहेंगे? सिलेक्शनल ब्रीडिंग. मगर
कहाँ जो होती है, ह्यूमन बींग्स में ऐसी सिलेक्शन ब्रीडिंग हो सकती है क्या? नहीं, नहीं होती। ठीक है, इंडिया में तो नहीं होती। ठीक है, सी तो ये कैसे, सी फर्स्ट लिमिटेशन क्या होती है? फर्स्ट लिमिटेशन होती है इथिकल, रिलीजियस एंड वेरियस डिफरेंट इश्यूज। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स में इनहेरिटेंस स्टडी करना है किसी जीन का, किसी कैरेक्टर का, समझे? जैसे मेंडल इन्होंने किया था। ओके, पर्टिकुलर कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है, तो प्योर पेरेंट सेलेक्ट करने हैं, उनकी क्रॉसिंग कर F1 जनरेशन पाना है, F1 जनरेशन में सेलेक्टिंग करने के बाद F2 जनरेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स हैं, दैट 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ओके, तो ऐसे स्टेप्स हम ह्यूमन बींग्स लेकर कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं, जाति बिरादरी, इसके उसके धर्म के, और साथ ही साथ सोसाइटी के भी इश्यू आते हैं। हम बैक क्रॉस कर सकते हैं क्या? नहीं, हम बैक क्रॉस नहीं कर सकते। ह्यूमन भी बैक क्रॉस हो सकता है क्या? क्या होता है बैक क्रॉस में? किसी जनरेशन को पिछली जनरेशन के साथ यानी पैरेंटल जनरेशन के साथ क्रॉस करना। ये रिलीजियस है क्या? नहीं, ये नाम है, टेक्निकल इशू है क्या? यस, इस वजह से हम जो है इस तरह से सिलेक्शन ब्रीडिंग ह्यूमन बीइंग में हम स्टडी नहीं कर सकते। तो इस तरह के रिलीजियस इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज और बहुत सारे डिफरेंट रेसेस के इश्यूज यहाँ पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड वन। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सारे इश्यूज होते हैं, किस वजह से नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, सिलेक्शनल ब्रीडिंग भी हम नहीं कर सकते। सिलेक्शनल ब्रीडिंग कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, इट शोज द वेरिएबल वेरियस, इसमें वेरिएशंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं बहुत सारे। किसी भी कैरेक्टर को अगर हम चूज करेंगे तो हमें पॉपुलेशन में कहीं कोई प्योर मिलेगा क्या? We cannot say this one is the pure for particular character, that person is pure for that character वगैरह वगैरह। हम पहचान सकते हैं क्या? नहीं। और उसकी प्यूरिटी भी हम सर्च कर सकते हैं क्या? नहीं। प्यूरिटी अगर सर्च करना है तो क्या करना होगा? टेस्ट क्रॉस करना। अगर ये सारी चीजें जो है हम ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं कर सकते। तो इसी के लिए क्या रास्ता है? अगर किसी डिसऑर्डर या फिर किसी जीन का अगर इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करना है तो क्या रास्ता है? पेडिग्री एनालिसिस। दिस पॉइंट, तो इसे हम कहेंगे पेडिग्री एनालिसिस। दिस पॉइंट, ओके। तो सी हियर, व्हाट इज द यूज ऑफ पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस का यूज क्या है? इस पेडिग्री एनालिसिस के जरिए सी हियर, ये दो इंपॉर्टेंट इश्यूज याद रखना है। ह्यूमन पॉपुलेशन ये वेरिएबल है, isn't it? वेरिएबल है पॉपुलेशन, isn't it? ह्यूमन पॉपुलेशन में हम रैंडम वेटिंग कर सकते हैं क्या? जैसे ड्रोसोफिला ने किया था? नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है, यहाँ पर अरेंज मैरिज होता है, isn't it? या फिर लव मैरिज, दोनों में से कोई चीज होती है। ठीक है, अगर इसके अलावा और भी मैरिज होता है, इस तरह से कहीं पर भी रैंडम क्रॉसिंग होती है क्या? नहीं। एनिमल्स में या प्लांट्स में हम कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में। तो इसी वजह से ह्यूमन बीइंग में अगर किसी कैरेक्टर को स्टडी करना है, उसका इनहेरिटेंस पैटर्न अगर स्टडी करना है, या फिर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को अगर इनहेरिटेंस स्टडी करना है, तो हमें क्या करना होता है? पेडिग्री एनालिसिस डिस्कस करना है। दिस पॉइंट, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस? राइट डाउन। नंबर 1 सिग्निफिकेंस, पेडिग्री एनालिसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? इसके बाद हम डिफरेंट साइंस, सिंबल्स, नोटेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, so what are the important, yes, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? पेडिग्री एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, we can identify we can identify individuals of that family from where from where from where the gene for genetic disorder started. Okay, from where the gene for genetic disorder started, यानी हम क्या कर सकते हैं? इस पेडिग्री एनालिसिस के जरिए हम इस एनालिसिस कर जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर जो भी वेरिएशन है उस फैमिली में वो कहां से स्टार्ट हुए हैं उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस पॉइंट। और सेकंड, we can draw the probability of, yes, we can draw
the probability of transfer of that gene, disordered gene, the transfer of that impure gene or disordered gene into next generation, into next generation. नेक्स्ट जनरेशन में वो जीन जो इनहेरिट होने वाला है, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो या दोनों में से किसी एक में हो, उनकी हम प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं, यस, डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, और फिर प्रेगनेंसी का चांस लेना है या नहीं लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं। दिस पॉइंट, सो ये इंपॉर्टेंट उसके सिग्निफिकेंस पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। चलो अगला पॉइंट। अब जैसे कि हमने आपको बताया, हम आइडेंटिफाई करते हैं जहां से ये डिसऑर्डर स्टार्ट हुई है। ओके, और जिस पर्सन से ये डिसऑर्डर स्टार्ट होती है उसे हम प्रोबैंड कहते हैं, क्योंकि वो उस फैमिली का बैंड बजाने वाला है। ऐसा है, ऐसा नहीं, दैट इज नोन एज प्रोबैंड। सी, जहां से वो जेनेटिक डिसऑर्डर जिस इंसान से कैरी होकर आई है, ओके, उस इंसान को जहां से वो स्टार्टिंग हुआ है उसे हम कहते हैं प्रोबैंड। क्या कहते हैं? प्रोबैंड कहते हैं। या फिर उसे प्रोपोजिटस भी कहा जाता है, उसे प्रोपोजिटस भी कहा जाता है। प्रोपोजिटस मींस जहां से जेनेटिक डिसऑर्डर की शुरुआत हुई है, ऐसा गेटिंग दिस पॉइंट, उसे प्रोपोजिटस कहोगे या फिर प्रोबैंड कहोगे। अगर वो फीमेल होगी, अगर वो प्रोबैंड फीमेल होगी तो सीधा प्रोपोजिटा, प्रोपोजिटा means if the female, from the female if the genetic disorder comes, it is known as proposita. Okay, isn't it? और अगर मेल होता है तो मेल होगा तो हम प्रोपोजिटी कहेंगे, प्रोपोजिटी, राइट नाउ प्रोपोजिटी फॉर मेल। या फिर एक बुक में लिखा है प्रोस्पिटा, ऐसा भी लिखा है, तो राइट डाउन। अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन इज different signs and symbols used for pedigree analysis। कभी कभी बच्चों इस पेडिग्री एनालिसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू, ठीक है। ओके, अगर आपने देखा है प्रीवियस इयर्स में कभी कभी इस पर एमसीक्यू पूछे गए हैं, याद रखो, ठीक है। चलो, प्रोपोजिटा, प्रोपोजिटी, राइट डाउन। So what are the different symbols used for studying the pedigree analysis? पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करने के लिए कौन कौन से साइन और सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं? ओके, कौन कौन से साइन और सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं? राइट डाउन। फर्स्ट वन, here this is the symbol for male। ये जो स्क्वायर होता है that indicates स्क्वायर और रेक्टेंगल जो भी होगा, that is the symbol for male, ये मेल का सिंबल है। then this is the symbol for female, normal male, normal। if there is disorder occurring in male or female then it is indicated by, अब हम यहाँ पर here डार्क कर रहे हैं, this one is a dark, ब्लैक डार्केन, ये ब्लैक डार्केन है, ठीक है। हम इसे अगर ब्लैक करते रहेंगे तो यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ये डार्क नहीं करेंगे। दिस डार्क, ब्लैक एंड डार्क स्क्वायर रहेगा तो दैट इज डिसऑर्डर्ड मेल, जेनेटिकली डिसऑर्डर्ड मेल। और अगर राउंड को अगर हम डार्क करते हैं तो जेनेटिकली डिसऑर्डर्ड फीमेल या फिर जेनेटिकली अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड, राइट। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, अगर ऐसा कहीं पर रहेगा तो if this rectangle is like this then it is unspecified sex। ये मेल है या फीमेल है, पहचान, अनआइडेंटिफाइड मींस अनस्पेसिफिक सेक्स, ठीक है। हाँ, अनस्पेसिफिक सेक्स यानी क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से होता है, जैसे हमने देखा टर्नर सिंड्रोम, क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। उनके लिए पेडिग्री चार्ट हम पैदा नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, क्यों? क्योंकि
वो इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, they do not inherit their character into next generation. Why? Because जिनमें जेनेटिक या जिनमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं ऐसे इंडिविजुअल सेक्सुअली कराइट होते हैं, जैसा इसी वजह से राइट आउट। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट लिखिए, सीयर। अगर सीयर इफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज देयर बिटवीन फीमेल एंड मेल, इस मेल और फीमेल के बीच में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी देन इट इंडिकेट कपल। ये क्या इंडिकेट करता है? कपल। कपल किसका होता है? मेल और फीमेल का ही होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, अगर वर्टिकल रहेगा सीयर, इस हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल लाइन अटैच रहेगी तो इट मींस इन कपल के ऑफस्प्रिंग होंगे। ओके, इन कपल की, ओके, इसकी शादी भी है, ठीक है, इसका मतलब है, ठीक है। हाँ, ये कपल है। अब इनके जो बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग है, उसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे? वर्टिकल लाइन, फिर उस वर्टिकल लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पर अगर हम ऐसा करता है तो दैट इज द सन, ये क्या रहेगा? सन, देन डॉटर, देन सन, देन सन, ठीक है बस। तो इसे हम कहेंगे, इन्हें हम ऑर्डर देते हैं समझे। ये पेरेंटल जनरेशन को हम, इस पेरेंटल जनरेशन को हम रोमन में लिखेंगे, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। इनका अगर शादी ब्याह होता है अगर किसी के साथ, तब ये थर्ड लाइन, ओके, राइट डाउन। थर्ड लाइन जनरेशन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन जनरेशन, इस तरह से रोमन सिंबल्स में लिखे जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वगैरह, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ है, सबसे पहले सन आया है, उनके बाद डॉटर का जन्म हुआ है, उनके बाद सन का, फिर सन का। तो इनको नंबर दिया जाता है 1 2 3 4, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 ऑर्डर दी गई है, ये उनकी बर्थ की ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो राइट डाउन, ये होते हैं सिंबल्स। नेक्स्ट वन, अगर ऐसा सिंबल रहेगा तो सीयर, दिस इज द सिंबल फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विन। ये क्या है? मोनोजाइगोटिक ट्विन, ये ट्विन है, ये कौन है? ट्विन है। ट्विन मींस एक ही जाइगोट से पैदा हुए, ओके। दिस ईयर आपको पता है ब्लास्टोसिस स्टेज में, ब्लास्टुला स्टेज में जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ओके, अगर एक्सीडेंटली उस स्टेज में, अगर ब्लास्टुला स्टेज में अगर दो ग्रुप बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंटली उस ब्लास्टुला का दो डिवीजन में, दो डिफरेंट पार्ट में अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो एक पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों भी आइडेंटिकल ट्विन कहलाते हैं, ओके। दैट मींस मोनोजाइगोटिक ट्विन, isn't it? Monozygotic twin, monozygotic twin, isn't it? Okay, monozygotic twin, write down. Then monozygotic twin दोनों मेल हो सकते हैं या फिर दोनों फीमेल हो, isn't it? एक मेल एक फीमेल ऐसा नहीं होता, that means it is the dizygotic twin, okay, write down. Next one, अगर कभी-कभी ऐसे अगर आया, यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन होती है, याद रखिए, सिंगल लाइन। अगर यहाँ पर दो लाइन हो जाती है तो इसे कहेंगे यस साइमल्टेनियस मैरिज, यानी ब्लड रिलेशन में शादी होना। यानी कोई क्या करते हैं, मामा की लड़की के साथ यहाँ बचाते हैं वगैरह, मामा जो है आजा बहुत प्यारा होता है तो मामा लड़की दे देता है वगैरह, ठीक है। तो उससे आप क्या कहते हैं? ब्लड रिलेशन में शादी होना, ठीक है। मामा मीन्स पिताजी के जो भाई है, मीन्स आपके ब्लड रिलेशन में है। हाँ, वेरी गुड, हम चेक कर रहे थे आप सभी को, वेरी गुड, राइट डाउन, हाँ वेरी गुड, पिताजी नहीं माता जी, वेरी गुड, समझ में आया आपके इसका मतलब, वेरी गुड, होशियार है हमारे बच्चे, राइट डाउन। सो दैट इज द, यस,
इसे हम ब्लड रिलेशन का मैरिज कहते हैं, कॉन्सेंटिनियस मैरिज। ओके, राइट डाउन। अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन पॉइंट लिखिए। इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यस, राइट डाउन। नेक्स्ट वन। हाँ, नेक्स्ट सिंबल लिख लीजिए सी। अगर ऐसे सिंबल होता है तो इसका मतलब क्या है? डेथ, डेथ आफ्टर बर्थ। ओके, बर्थ के बाद डेथ हो गई है, प्रेगनेंसी के बाद क्या हो गई है? डेथ हो गई। नेक्स्ट वन पॉइंट, अगला पॉइंट, इफ इट इज लाइक दिस, अगर हाफ पोर्शन ब्लैक किया जाता है, if the half portion if is blackened, तो उसे हम क्या कहते हैं? तब उसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस, ऑटोसोमल हेट्रोजाइगस में, ऑटोसोमल हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए, ऑटोसोमल कैरियर्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ऑटोसोमल मेल कैरियर, और ये ऑटोसोमल फीमेल कैरियर। अगर हम हाफ पोर्शन कवर करते हैं, राइट डाउन। नेक्स्ट वन, इफ इट इज लाइक दिस। ओके, बिंदिया किसको लगाई जाती है? फीमेल का मेल, फीमेल लगाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये जो बिंदिया लगी है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है एक्स लिंक रेसेसिव, सॉरी एक्स लिंक कैरियर फीमेल। एक्स लिंक डिसऑर्डर के लिए ये फीमेल है। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर फीमेल को हम ऐसे लिखते हैं, इस तरह से, कैरियर फीमेल। ओके, चलो बच्चों, तो ये बताइए हमें इस तरह का, अब इसे क्या कहोगे बताओ? हाँ, यस, इसे हम कहते हैं एक्स लिंक कैरियर फीमेल। एक्स लिंक डिसऑर्डर के लिए कैरियर फीमेल है, तो ये सिंबल किसका है? जल्दी बताइए। जल्दी। वाई लिंक रेसेसिव ट्रेट। मतलब है बच्चों, उसकी एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर के लिए मेल इज नॉट कैरियर, और से डिस्कस किया, हम चेक कर रहे थे, चेक कर रहे थे। यस, राइट डाउन। तो देखो बच्चों, तो दैट इज द केस, दैट इज द केस, समझ में आ गया बच्चों? तो कैरियर मेल नहीं होता है एक्स लिंक डिसऑर्डर के लिए, तो सिर्फ ऐसा सिंबल आएगा, तो दैट इज द कैरियर फीमेल। बच्चों, अगर एग्जाम में जनरली क्लियर, एग्जाम में जो पेडिग्री पर जो न्यूमेरिकल्स या फिर जो प्रॉब्लम आते हैं, उस समय इस तरह के कैरियर वगैरह आपको कभी दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता। जनरली मैक्सिमम केसेस में आपको ही पहचानना होता है कि कैरियर कौन है और कौन नहीं। डायरेक्टली वहां पर एम्प्टी स्क्वायर और एम्प्टी सर्कल दे दिए जाते हैं, और आपको ही पहचानना होता है कि वेदर इट इज कैरियर, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जो भी है वो आपको पहचानना होता है। समझ में आया? अगर इस तरह से अगर दिया है ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल हेटेरोजाइगस दिया है, तो नो प्रॉब्लम। ओके, एक्स लिंक रेसेसिव, सॉरी एक्स लिंक कैरियर फीमेल दिया है, तो नो प्रॉब्लम, आप आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। दैट इज द एक्स लिंक डिसऑर्डर के लिए है ये। ओके, और ये जो है दैट इज ऑटोसोमल हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ऑटोसोमल कैरियर मेल और फीमेल है, इजंट इट? अगर मेल एक्स लिंक रेसेसिव कैरियर, एक्स लिंक कैरियर नहीं होता, सिर्फ फीमेल होता है, इजंट इट? वो क्यों? बिकॉज़ मेल आर, मेल क्या होते हैं? इसी वजह से, ठीक है। सो दीज आर, मगर जनरली आपको जो कैटेगरी एनालिसिस के जो आपको प्रॉब्लम दिए जाते हैं एग्जाम में वगैरह, वो जनरली एम्प्टी माइंड की तरह एम्प्टी स्क्वायर और एम्प्टी राउंड ही होते हैं, समझ में आया क्या? जनरली, ठीक है। और आपको ही वहां पर समझना होता है कैरियर कौन, होमोजाइगस कौन, हेटेरोजाइगस कौन वगैरह वगैरह। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, तो बच्चों, दैट इज द, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन एंड सिंबल्स यूज्ड फॉर दिस। एक और है स्टेट गर्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। स्टेट गर्ल,
still birth. Okay, death before pregnancy. Pregnancy से पहले ही वो होता है. Isn't it? Still birth. Isn't it? Okay. कैसे लिखा जाता है किस तरह से? इसे ब्लैक कर दीजिए. इसे this is the sign for still birth. Still birth daughter. और ये still birth लेथल डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया. स्टिल बर्थ होता है. होमोजाइगस प्रेग्नेंसी जो होता है स्टिल बर्थ. इसी वजह से होमोजाइगस फीमेल पाई नहीं जाती पॉपुलेशन में. जैसे सिकल सेल एनीमिया के लिए. ओके, स्टिल बर्थ. तो देखिए these are the different sign and symbols and different means the definition, sign, symbol, significance and what are the limitations for studying the details of जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन को. ठीक है, तो तो हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो है एक दो प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको समझ में